Lime water is a saturated solution of calcium hydroxide in water. It is used to test for the presence of carbon dioxide. ठीक है जी. Write a equation for the reaction between lime water and carbon dioxide. Yes, carbon dioxide acidic gas है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट बनाएगी कार्बोनेट वाला, और साथ में वाटर बनेगा. ठीक है, तो समझ लो जैसे कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करेगा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड के साथ, वैसे ये रिएक्ट करेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर बेसिकली कार्बोनिक एसिड बनाती है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. बैलेंस कर लो इक्वेशन को. 2 4 बैलेंस्ड है. आगे कह रहा है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस टेस्ट. इसका आंसर बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? Explain why saturated solution of barium hydroxide can be used to test for carbon dioxide. Down the group metal hydroxides की solubility क्या होती है? Increase होती है. Yes. Barium hydroxide जो है वो more soluble है as compared to magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is very slightly soluble or insoluble. तो वो जब soluble ही नहीं होगी, aqueous नहीं होगा alkali, तब तक वो react नहीं करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आपका गैस है ना, तो दूसरी चीज जो होगी वो तो aqueous होनी चाहिए. तो बेरियम हाइड्रोक्साइड is soluble, whereas magnesium hydroxide is insoluble. Explain why a saturated solution of magnesium hydroxide cannot be used to test for carbon dioxide. अच्छा, इसका रीजन नीचे पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं यूज हो रहा, क्योंकि वो इंसॉल्युबल है, और जब वो इंसॉल्युबल है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. जब रिएक्ट नहीं करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा नहीं. जब मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनेगा तो लाइम जो आपका जो मिल्की सोल्यूशन आता है वो प्रेसिपिटेट की वजह से आता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के. जब मैग्नीशियम कार्बोनेट ही नहीं बन रहा तो प्रेसिपिटेट ही नहीं आएंगे. जब प्रेसिपिटेट ही नहीं आएंगे तो आप समझोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ही नहीं, बनी नहीं है. असल में वो होगी लेकिन वो रिएक्ट नहीं हो रही है. सही है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज insoluble, so will not react with carbon dioxide to form precipitate या milky solution of magnesium carbonate. Describe and explain the trend in thermal stabilities of the carbonates down the group 2. Thermal stabilities क्या होती हैं down the group? ये वो आंसर बना के लिखवाया ना कि कार्बोनेट बिकम मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. और इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि कैटायनिक साइज इंक्रीज होता है और जो कार्बोनेट एनाइन होता है उसकी पोलराइजेशन कम हो जाती है. थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. रीजन क्या है? कि कैटायनिक साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, इसकी वजह से उसकी जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप. एनाइन पे जो एनाइन की पोलराइजेशन होती है, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन जिसको हम कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है. जब एनाइन लेस पोलराइज्ड हुआ है इट मींस के हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द कार्बोनेट आयन. क्योंकि कार्बोनेट आयन जैसे अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसको कम हीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है उसकी कैटायनिक पावर ज्यादा है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो वो कार्बन ऑक्सीजन को ब्रेक करके मतलब ऑक्सीजन को ब्रेक करके अपने साथ इजीली ले जा सकते हैं. लेकिन जो बेरियम कार्बोनेट है, क्योंकि बेरियम की कैटायन पोलराइजेशन पावर कम हो गई है साइज बड़ा होने की वजह से, तो हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि बेरियम जो है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करे और ऑक्सीजन को अपने साथ निकाल सके कार्बोनेट आयन से. ठीक है भाई. पार्ट सी कह रहा है निकल कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग. यूज द डाटा बुकलेट टू एक्सप्लेन वेदर निकल कार्बोनेट विल डिकम्पोज मोर और लेस हीटली देन कैल्शियम कार्बोनेट. अच्छा, अब निकल का जरा वो देख लो ना. अब
बेसिकली ये इसने तुम्हें हिंट भी दे दी है डाटा बुकलेट यूज करना है, या तो तुम प्रोडक्ट टेबल यूज करोगे और निकेल का कैटायनिक साइज और कैल्शियम का कैटायनिक साइज कंपेयर करोगे, जिसका कैटायनिक साइज बड़ा होगा उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा टू डिकम्पोज। सही है, यहाँ पे जो रीजनिंग की है ऊपर, उस रीजनिंग के हिसाब से जिस मेटल आयन का कैटायनिक साइज बड़ा होता है उस मेटालिक आयन की कार्बोनेट को ज्यादा हीट करना पड़ता है। तो ये पूछा है टू एक्सप्लेन वेदर निकल कार्बोनेट विल डिकम्पोज मोर और लेस हीटली देन कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर निकल का कैटायनिक साइज कैल्शियम से बड़ा है, कैल्शियम आयन से बड़ा है, तो निकल का कैटायनिक साइज आयन से बड़ा होगा तो हमें निकल कार्बोनेट को ज्यादा हीट करना पड़ेगा, अगर कम होगा तो कम हीट करना पड़ेगा। अब डाटा बुकलेट में एक पेज हमारे पास वो भी आता था जिसमें कैटायनिक साइज गिवन होते थे, तो प्रोडक्ट टेबल से तो आप आइडिया लगा सकते हो, लेकिन अगर वो एक ही पीरियड में है तो वो मुश्किल हो जाएगा ना। अब डाटा बुकलेट तो तुम्हें मिलेगी नहीं, इसका क्या मतलब है कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैटायनिक रेडिया आपको गिवन होंगे क्वेश्चन के साथ। पहले जो है वो गिवन नहीं होते थे, एक पेज पे हमारे पास कैटायनिक रेडिया है जो यूजुअली एस में भी तुम लोग यूज कर रहे होते थे ना। तो निकेल इसमें तो निकेल ये रहा, ठीक है। निकेल एटम, निकेल लाइन का है 0.07 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में गिवन होता है। और कैल्शियम का आई थिंक ऊपर था। कैल्शियम का है 0.099 नैनोमीटर। तो ये कैटायनिक रेडियस इनके स्टेट करोगे, कैल्शियम का कैटायनिक रेडियस ज्यादा है, निकेल का कम है, तो निकेल का जो कार्बोनेट पोलराइजेशन होगी कार्बोनेट की वो ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। जब ज्यादा हो रही है पोलराइजेशन निकेल की वजह से तो आपको हीटिंग कम करनी पड़ेगी। कम हीटिंग करोगे तो वो इजिली डिकम्पोज हो जाएगी ना, तो इट विल डिकम्पोज मोर इजिली, ठीक है। और उसका रीजन क्या होगा, रीजन ये है कि निकेल का कैटायनिक साइज ज्यादा है, सॉरी कम है, ठीक है। तो कम हीटिंग पे निकेल जो है वो कार्बोनेट में से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएगा। क्या लिखोगे, डिकम्पोजेस मोर रीडली बिकॉज कैटायनिक साइज ऑफ निकेल इज लेसर देन कैटायनिक साइज ऑफ कैल्शियम आयन। सही है, तो मैं फंसे थे इस क्वेश्चन में कहीं। सर अगर कैटायनिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी? चार्ज कैटायनिक साइज अगर बड़ा है अगर तो सर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी ना। कैटायनिक अगर डिक्रीज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी तो इंक्रीज हो। हाँ, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। देखो निकेल कार्बोनेट जो है ना, निकेल का जो साइज है वो छोटा है और कार्बोनेट आयन का साइज जो भी है वो ये है। तो निकेल जो है वो ज्यादा पोलराइज करेगा ना क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है। जब कार्बोनेट को ज्यादा पोलराइज करेगा तो कार्बोनेट में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है बेसिकली, जब तो निकेल अपने साथ कार्बन निकेल ऑक्साइड बनाएगा वो और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो वो ब्रेक करने के लिए निकेल जो है उस वो इजिली ब्रेक कर सकता है क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो कम हीटिंग करनी पड़ेगी ना तुम्हें, और जब कम हीटिंग करोगे तो मतलब डिकम्पोज मोर इजिली हो रहा है ना, मोर इडली या मोर इजिली हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है, समझ आ गई मुर्तुजा। जी सर, समझ आ गया। ओके। कोबाल्ट का
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, कोबाल्ट आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। कोबाल्ट का जो प्रोटॉन नंबर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं 27 है। 27 के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2p6 3s2 3p6। अच्छा 4s2 फिल तो हम पहले करेंगे लेकिन लिखेंगे बाद में। 20 तो ये हो गए और 20 3d बाद में फिल करेंगे। कितना था 20 27 was 27 था, सॉरी 6 ये हो जाएगा 3d7। जब आयन बनाओगे तो जो हाई एनर्जी लेवल पे है सब शेल उसी में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे ना, मतलब 4s2 से पहले निकलेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो दोनों 4s2 से निकल जाएंगे, तो कोबाल्ट आयन की होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो एएस से करते आ रहे हो काम। State the colors you would observe when concentrated HCl is added to an aqueous solution of cobalt to nitrate। कोबाल्ट में जब आप क्लोराइड आयन डालते हो तो कोबाल्ट क्लोराइड बनता है। कोबाल्ट क्लोराइड का कलर आपको याद रखना होता है, ठीक है। कोबाल्ट, अब ये ट्रांजिशन मेटल के हैंडआउट में कलर्स जो लिखे हुए ना वो याद कर लो, तो शायद सर येलो ब्राउन था सर, येलो येलो ब्राउन या रेड ब्राउन। पिंक या ब्राउन, देखो कहाँ लिखे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से कलर याद करना है। कॉपर के दिए हुए, ये कॉपर का है। कोबाल्ट के ये है। कोबाल्ट जब सिर्फ वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना तो उसका कलर याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ये पिंक होता है यहाँ पे कहीं, एडिशन ऑफ अमोनिया लिगेंड इफ यू ऐड, ये कहीं लिखा हुआ होगा लेकिन ये पिंक कलर का होता है। कोबाल्ट टू सल्फेट पिंक होता है, कोबाल्ट वाटर में भी पिंक होता है। ये सारे याद कर लो, यहाँ पे जितने भी लिखे हुए ना। कोबाल्ट वाटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, cobalt 2 sulfate, this ion gives cobalt 2 sulfate तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, this is cobalt pink color and adding sodium hydroxide VC या blue PPT। जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ऐड होंगे तो वो ब्लू पीपीटी बनाएगा, एक तो ये याद रखो। और 2 हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग विच टर्न्स रेड इफ एल्कली इज इन एक्सेस। जब हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेस में डालोगे तो रेड पीपीटी बनाएगा। इसी तरह एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू सॉल्यूशन। ये तो कोबाल्ट 2 क्लोराइड जो है ना वो ब्लू कलर का है। ठीक है, और कोबाल्ट का अमोनिया के साथ जो है वो आपका सॉल्यूशन रिएक्शन का अमोनिया लेकिन एडिड कंसंट्रेटेड एक्वस अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये भी आपका ना ब्लू कलर का है, ये भी याद रखो। कोबाल्ट सल्फेट पिंक कलर का होता है और कोबाल्ट अपना क्या कहते हैं पानी में भी ना पिंक कलर का होता है, ये भी याद रखो। तो इस पेज पे जितने भी ये कलर्स लिखे हुए ना ये सारे सिर्फ यही कलर्स याद रखने होते हैं। कॉपर क्लोराइड येलो कलर का होता है। क्लियर है? कोबाल्ट क्लोराइड का फॉर्मूला COCl4 होता है, मतलब ये टेट्राहेड्रल शेप है। शेप भी पूछता है अक्सर, बॉन्ड एंगल भी पूछता है। कोबाल्ट का वाटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ये मैंने हैंडआउट में भी लिखे हुए कलर्स, और ये वाला अगर तुम्हारे पास ये पीडीएफ नहीं है ना रोजर नॉरिस का तो मुझे बता देना, शायद पहले भी सेंड किया, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। तो इसके पेज 374 और 375 पे जो कलर्स है ना वो अक्सर यही कलर्स पूछता है क्योंकि उसने सिलेबस में यही कलर्स दिए हुए हैं। मेक श्योर के याद कर लो सारे।
फिर ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री किसकी? कोबाल्ट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट टू नाइट, ऑब्जर्व एंड HCl डाला है ना, तो अभी तुमने देखा कोबाल्ट क्लोराइड बन रहा है, 4Cl4 लग रहा है, तो ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी कोबाल्ट +2 -4 -2, 4 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पेयर बन रहा है ना, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी ज्योमेट्री। और कोबाल्ट क्लोराइड का कलर क्या होगा? पिंक होगा। सही है। और कोबाल्ट देखो यहाँ पे ना एक चीज और, कॉपर के कलर्स दिए हुए, कॉपर क्लोराइड येलो कलर का होता है, अक्सर बच्चे कॉपर कोबाल्ट क्लोराइड भी येलो कलर का लिख के आते हैं, ये जरा देख लेना। इसी तरह बाकी कोबाल्ट के, जैसे कॉपर के जो बाकी क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा, कॉपर वाटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जो कॉपर क्लोराइड है ना, वो तुम्हारा जो कॉपर का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स जो है ना वो ब्लू कलर का होता है। इसी तरह कॉपर क्लोराइड जो होता है वो येलो कलर का होता है, और कॉपर का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्लू, डार्क ब्लू सोल्यूशन बनता है, क्योंकि अमोनिया के जो है ना सिर्फ 4 लिगेंड्स लगते हैं, बाकी 2 वाटर के होते हैं। ये 2 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके कलर्स यहाँ पे ना, ये रट्टा प्योर रट्टे वाला काम है, ये अमोनिया के भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो प्योर रट्टे वाला काम है, मेक श्योर के ये याद कर लो सारे। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कह रहा है देयर आर 2 आइसोमर्स विद द फार्मूला, निकेल के 2 आइसोमर्स हैं, और लिगेंड जो है उसने कुछ अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिए हुए हैं, R3P, बट ओनली वन स्ट्रक्चर विद द फार्मूला COR3P 2 और 2 आयोडीन। इसमें कोबाल्ट का दिया हुआ है, निकेल का दिया हुआ है। R क्या है? एल्काइल चेन है, और P इज अ R3P इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड है भाई। ठीक है भाई। ड्रॉ डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट R3 P2I and the 2 isomers of nickel। अच्छा जी, कोबाल्ट के साथ देखो कितने मोनोडेंटेड लिगेंड कितने लगे हुए हैं, 2 ये लगे हुए, और आयोडाइडाइन ये भी ज़ाहिर है मोनोडेंटेड लिगेंड ही होता है, तो टोटल कितने? 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो 4 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पे है, तो शेप क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल, वेज और डॉटेड वाला बनेगा। यहाँ आई लगा दिया 2 जगह पे तुमने, और R3P लगा दिया 2 जगह पे। अच्छा, निकेल के बारे में कह रहे हैं कि देयर आर 2 आइसोमर्स विद द फार्मूला, निकेल वाले जो है ना, बट ओनली वन स्ट्रक्चर विद द फार्मूला। अच्छा, अब निकेल के जो है ना वो 2 आइसोमर्स बता रहा है, 2 आइसोमर्स किस तरह से हो सकते हैं? देखो, ट्रांजिशन मेटल में आइसोमेरिज्म जो होती है टेट्राहेड्रल, अब इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो रही होती है ना, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपका स्क्वायर प्लेनर में हो रही होती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्या कहते हैं सिस ट्रांस है या नहीं है? तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो निकेल के साथ चीजें लगी हुई है ना, एक 2 तो सेम लिगेंड लगे हुए हैं R3P, और 2 डिफरेंट लिगेंड है। अब इसको मैं, इसमें भी तो 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स है ना, इसको मैं टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बना रहा? जैसे मैंने कोबाल्ट को टेट्राहेड्रल बना दिया, देखो टेट्राहेड्रल का सिस ट्रांस नहीं बनता, स्क्वायर प्लेनर का सिस ट्रांस बनता है। एक तुम्हें हैंडआउट में समराइज किया हुआ है ना कि किसका कौन सा आइसोमर बनेगा, तो जो सिस ट्रांस बनता है वो स्क्वायर प्लेनर में बनता है, टेट्राहेड्रल का सिस ट्रांस नहीं बनता। इनफैक्ट टेट्राहेड्रल में आइसोमेरिज्म कोई नहीं रही होती है ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस में। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस तरह से होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जिसमें आपके पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 3 बाइडेंटेड लिगेंड अटैच्ड हो, और टेट्राहेड्रल में आपके पास होगी नहीं। ऑक्टाहेड्रल में आपकी सिस ट्रांस भी होती है और ऑप्टिकल भी होती है, टेट्राहेड्रल में किसी किस्म की आइसोमेरिज्म नहीं है, और स्क्वायर प्लेनर में आपके पास सिस ट्रांस है। अब 4 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पे है, तो 2 ही तरह के शेप पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल या सिस ट्रांस। अब वो कह रहा है कि कोबाल्ट के कोई आइसोमर नहीं है, इसलिए मैंने इसको टेट्राहेड्रल बनाया, और निकेल के वो कह रहा है 2 आइसोमर्स है, तो मतलब ये स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर में सिस ट्रांस हो सकती है। तो स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है? इस तरह से, वेज और डॉटेड। अब इसमें अगर एक में तुमने आयोडीन
आमने सामने लगा दिया तो ये ट्रांस हो जाएगा, और अगर आयोडीन एक ही साथ लगा दिया ऊपर नीचे तो वो आपका सिस हो जाएगा। बाकी R3P 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 R3, सही है। सर ये जो सिस्ट्रांस बना है, स्पेक्ट्रल बना है, इसमें अगर वेज और डॉटेड के अलावा नॉर्मल एरोस बना दें तो वो सही नहीं हाँ रहेगा? कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हमने ना पढ़ाना इस तरह से ही सीखा हुआ है इसको। देख लो सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन जो बनाया था ना, हमने इस तरह से सीखा हुआ है। अब दो लाइनें, दो वेज बना दिए, दो नॉर्मल बॉन्ड बना दिए, डॉटेड चाहो तो डॉटेड बना दो। अगर तुम नॉर्मल लाइंस भी बना दोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कुछ जगहों पे उसने सिर्फ नॉर्मल लाइंस भी बनाई है। ठीक है सर। क्वेश्चन थ्री ऐसे उठा लिया है। क्वेश्चन 3 में क्या रहा है, वन मेथड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस इज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मीथेन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kp। Kp पार्शियल प्रेशर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट with respect to partial pressures ना, तो partial pressure of CS2 मल्टीप्लाई बाय partial pressure of hydrogen, इस पे पावर स्क्वायर आ जाएगी। H2S ये भी गैस है, इस पे पावर 2 है, और मीथेन ये भी गैस है। यूनिट्स H2 इसके पावर तुम 4 निकाल, नहीं है? इस पे हाँ H2 पे H2 पावर 4 है, ठीक है। यूनिट्स इसके आप निकाल सकते हो। प्रेशर का यूनिट इन्होंने दिया हुआ नहीं है, तो पैस्कल यूज कर लो, एटमॉस्फेयर यूज करना चाहो एटमॉस्फेयर कर लो, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ हो ना यूनिट, तो लिखा हुआ नहीं है यूनिट इन्होंने, तो तुम पैस्कल भी यूज कर सकते हो, एटमॉस्फेयर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आगे क्वेश्चन में देखो तो एटमॉस्फेयर उसने यूज किया हुआ है, तो एटमॉस्फेयर यूज कर लो। तो यूनिट बनाना कोई मसले की बात नहीं है इसमें, इसको सिंप्लीफाई करोगे, एटमॉस्फेयर इंटू एटमॉस्फेयर पावर 4 एटमॉस्फेयर स्क्वायर एटमॉस्फेयर, सिंप्लीफाई कर लेना इसको। ठीक है, पैस्कल में देना है पैस्कल में दे देना, एटमॉस्फेयर में देना एटमॉस्फेयर में दे देना। अच्छा, द इनिशियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस इन द मिक्सचर इज, ये दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिए हुए हैं इस इक्वेशन के उसमें। Mixture is left to reach equilibrium. It is found that equilibrium partial pressure of CS2 is 2 atmosphere. देखो इनिशियल जो दिए हुए हैं H2S दिया हुआ है 200 एटमॉस्फेयर, मीथेन दिया हुआ है 100 एटमॉस्फेयर, तो इनिशियली प्रोडक्ट तो जीरो होंगे। इक्विलिब्रियम पे वो कह रहा है कि CS2 is 2 एटमॉस्फेयर, तो ये 2 एटमॉस्फेयर बन गया, एंड द रिमेनिंग मीथेन इज 98 एटमॉस्फेयर, और मीथेन की वजह से जो पार्शियल प्रेशर रह गया वो 98 एटमॉस्फेयर रह गया। सही है। अच्छा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एंड H2। तो देखो क्या कहते हैं, मीथेन का 2 एटमॉस्फेयर कम हुआ है, तो CS2 का 2 एटमॉस्फेयर बना है, इन दोनों में 1:1 का रेशियो है ना। ठीक है, तो अगर मीथेन का 2 एटमॉस्फेयर कम होगा तो हाइड्रोजन का कितना बढ़ेगा प्रेशर, इन दोनों में क्या रेशियो है 1:4 का, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन हो जाएगा 8 एटमॉस्फेयर। इसी तरह अगर मैं इसको देखूं H2S को और CS2 को, तो 2:1 का रेशियो है, मतलब CS2 का अगर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ा है तो H2S का कितना कम हो जाएगा 4 टाइम, इसका 2 2 4 एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा। अगर तुम यहाँ मीथेन और इसको देख लो, तो अगर मीथेन का 2 एटमॉस्फेयर ड्रॉप हुआ है तो H2S का 4 एटमॉस्फेयर ड्रॉप होगा, क्योंकि मोल जितने कम होंगे, प्रेशर और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना गैसेस के, नंबर ऑफ मोल बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा, चाहे कोई भी गैस हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से चाहे कोई भी गैस हो, अगर मोल्स इक्वल है तो प्रेशर इक्वल होता है उसका। अगर मोल्स जितने कम हो रहे होंगे, प्रेशर का प्रोपोर्शन भी उतना ही कम हो रहा होगा। अगर मीथेन के 1 मोल कम होने पे 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मीथेन के अगर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो H2S का फिर उस हिसाब से 4 एटमॉस्फेयर ड्रॉप हो रहा होगा, क्योंकि 1:2 का रेशियो है, इसमें डबल ड्रॉप हो रहा होगा। चाहे गैसेस कोई भी हो, मोल्स जितने कम हो रहे होंगे प्रेशर भी उतना कम होगा, मोल जितने बढ़ेंगे प्रेशर भी उतना बढ़ेगा, तो H2S का प्रेशर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 196 एटमॉस्फेयर। समझ आई ये बात। तो इसमें ना अक्सर इस क्वेश्चन में मैंने देखा है स्टूडेंट जो है ना मोल्स निकालने के पीछे पड़ जाते हैं किसी तरह से, मार्क्स नहीं देखते, 2 मार्क्स हैं, और रिलेट क्या करनी है बात कि अगर आपके मोल्स और जो मोलर प्रोपोर्शन है वही प्रेशर का प्रोपोर्शन भी होगा,
क्योंकि चाहे कोई भी गैस हो, अगर उसके मोल्स इक्वल है तो उसका प्रेशर भी इक्वल होता है। सही है। जी सर। H2S क्या आ गया है 196 एटमॉस्फेयर, और हाइड्रोजन गैस क्या आ गया 8 एटमॉस्फेयर। अब केपी की अगर वैल्यू निकलवा रहा है तो वो तो कोई मसले की बात नहीं है ना। प्रेशर तुमने एक्सप्रेशन तो बना ली है, प्रेशर ऑफ CS2 इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जिसपे पावर 4 आई है, प्रेशर ऑफ H2S जिसपे पावर 2 आई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन जिसपे पावर 1 आई है। तो CS2 का जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है वो 2 आ रहा है, हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है वो 8 आ रहा है, पावर 4। H2S का 196 आ रहा है इक्विलिब्रियम पे, पावर इसकी 2 है, और मीथेन का 98 एटमॉस्फेयर आ रहा है, पावर 1 है। बस इसको सॉल्व करना है, और यूनिट तुमने निकाल लिया, ऊपर यूनिट वही लिख देना, एटमॉस्फेयर स्क्वायर आया था यूनिट। चलें आगे। Predict the sign of entropy change for this reaction, explain your answer। अच्छा, ये एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए नहीं कह रहा है, प्रेडिक्ट करने के लिए कह रहा है। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी इंक्रीज कब होती है, जब प्रोडक्ट में गैसेस इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और एंट्रोपी डिक्रीज कब होती है, जब प्रोडक्ट में गैसेस डिक्रीज हो। जब रिएक्टेंट साइड पे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है, यहाँ पे कितने 3 मोल है, प्रोडक्ट साइड पे भी दोनों गैसेस है, और यहाँ पे 5 मोल है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ रहा है मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है ना, और जब डिसऑर्डरनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है मतलब पॉजिटिव होगी। तो कह रहा है प्रेडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी बेसिकली इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब एंट्रोपी इज पॉजिटिव। इस रिएक्ट जब ये रिएक्शन होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं, मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अभी समझ आई ना वाली? आगे कह रहे हैं फ्री एनर्जी, कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर। Free energy for this reaction at 1000 Kelvin is 51 kilojoule per mole. Calculate the entropy change for this reaction। तो फ्री एनर्जी और एंट्रोपी चेंज का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? ये जो फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो होता है टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज और माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। इंथैल्पी चेंज गिवन है और चेंज इन एंट्रोपी आपको निकालना है, टेम्परेचर आपको गिवन है, और फ्री एनर्जी आपको गिवन है 51 किलोजूल पर मोल। दिस इज 51, टेम्परेचर है 1000 केल्विन, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, एंथैल्पी चेंज कितना है 241। अच्छा, एंथैल्पी चेंज भी किलोजूल्स में गिवन है, फ्री एनर्जी भी किलोजूल्स में गिवन है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यूजुअली जो फ्री एनर्जी या एंट्रोपी होती है ना जूल्स में गिवन होती है, तो फिर हमें एंथैल्पी को भी जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, समझ आई ये बात? सर इसके यूनिट्स में हम केल्विन भी लिखेंगे? क्या चीज? इसकी यूनिट्स में हम केल्विन भी लिखेंगे ना? हाँ, जूल्स पर मोल पर केल्विन, एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल्स पर मोल पर केल्विन। सर मैंने पास पेपर में जब मार्किंग स्कीम देखी तो उसमें जो उसका गिब्स फ्री का जो फॉर्मूला है उसने ऐसे लिखा हुआ है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो सर इन दोनों फॉर्मूले में फिर कोई मसला तो नहीं है, कोई सा भी एक यूज कर लें? नहीं 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 नहीं, सही कह रहे हो, ये प्लस हो जाएगा ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ना। जी सर।
डेल जी लिखा हुआ है। जी सर। हाँ नहीं, मैंने गलत लिख दिया है। अच्छा मैं है ना मेन फॉर्मूले से ड्राइव करता हूँ हमेशा। हमारे पास जो इसकी मेन इक्वेशन होती है ना एंट्रोपी की, वो होती है टी डेल एस इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। सही कह रहे हो मुझे। फ्री एनर्जी जो बनता है ना वो डेल जी इस तरह से बन रहा होता है। तो डेल जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, यही होगा। सही कह रहे हो। गलत हो जाएगा, आंसर ही चेंज हो जाएगा ना फिर से। दिया हुआ है प्लस 241 माइनस टी दिया हुआ है 1000 डेल एस। तो ये 51 माइनस 241 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000। तो ये वैल्यू आ रही है 0.19। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये प्लस 0.9 बन जाएगा किलो जूल पर मोल पर केल्विन। फैज को महल मुनीब समझ आई है वाली बात कि हमें इक्वेशन रिकॉल करवाऊं वो पुरानी? नहीं सर, नहीं याद सर, है समझ वो। में आ गया। याद है ना इक्वेशन? जी। तो जो जहाँ से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं ना उसकी, वहां से अगर इक्वेशन को देखो तो वो जो इक्वेशन बनती है या तो वाली फॉर्म याद कर लो या फिर फाइनल फॉर्म याद कर लो। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट मेन इक्वेशन तुमने याद किए हुए ना तो वहीं से तुम ड्राइव भी कर सकते हो। फ्री एनर्जी की हमारी इक्वेशन बनती है वो, ये हमने पढ़ी है ना, माइनस हम टोटल एंट्रोपी प्लस सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम टोटल एंट्रोपी और फिर हम लेते हैं सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग की एंट्रोपी में हम लोग जो है वो आपका क्या कहते हैं टी डेल एच ले रहे होते हैं। सही है, तो ये यहाँ से या तो ड्राइव करके देख लो या फिर फाइनल फॉर्म जो है ना, एग्जैक्ट जो फाइनल फॉर्म है वो याद रखो, वरना ये गड़बड़ी करती रहेगी। फाइनल फॉर्म जो है ना फ्री एनर्जी की क्या हमने देखी, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। और ये जो सिस्टम की इंट्रोपी होती है, जो सराउंडिंग की हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो या तो ये वाली इक्वेशन याद रखो डायरेक्ट। सही है। चलें आगे। कह रहा है हाउ जी वुड द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी enhance the spontaneity of this reaction changes as the temperature increases। ठीक है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्री एनर्जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्री एनर्जी की वैल्यू आपके पास ये वाला फैक्टर जो है वो पूरा बड़ा हो जाएगा। जब ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा तो डेल एच तो उतना ही है रिएक्शन का, माइनस करोगे तो ये डेल जी की वैल्यू छोटी हो जाएगी। सर, ये भी तो लिख सकते हैं टी डेल्टा एस जो है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा। टी डेल्टा एस मोर नेगेटिव हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो। टी डेल एस बिकम्स मोर नेगेटिव। जब ये मोर नेगेटिव होगा तो जो फ्री एनर्जी है वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, फ्री एनर्जी लेस पॉजिटिव होती है तो स्पॉन्टेनिटी क्या हो जाती है भाई? फिजिबिलिटी बढ़ जाती है ना, स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाती है। देखो जब एंट्रोपी चेंज मोर पॉजिटिव होता है तो वो स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज होती है उसकी रिएक्शन की, या फिजिबिलिटी इंक्रीज होती है। अच्छा, फ्री एनर्जी लेस पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे फ्री एनर्जी मोर पॉजिटिव हो रही है तो स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज होगी। सही है।
आगे बढ़े। जी सर। जी सर। Define the term standard electrode potential. So standard electrode potential is the electrode potential of a half cell measured relative to standard hydrogen electrode as another half cell at standard conditions. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन स्टेट कर दिया करो हमेशा। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड एनी कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सर 1 मार्क के लिए तो सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखना बहुत है ना, मतलब ये प्रेशर वगैरह मेंशन करना जरूरी थोड़ी है। हाँ 1 मार्क के लिए बहुत है, लेकिन वो 1 मार्क से ज्यादा की भी आती है ना, तो पूरी डेफिनेशन ही लिख दिया करो, एक ही याद कर लो ना। कहाँ तुम सही है, सोचोगे क्या कुछ लिखूं क्या नहीं लिखूं, सभी लिख दिया करो। सही है। तो हाफ सेल दिए हुए हैं, कह रहा है कि ई नॉट ऑफ अ सेल निकालना है। एक हाफ सेल में Fe3 पॉजिटिव आयन और Fe2 पॉजिटिव आयन वाला है, और एक में सिल्वर आयन और सिल्वर है। तो सिल्वर वाला जो हाफ सेल होगा उसमें इलेक्ट्रोड सिल्वर की होगी, लेकिन जो आयरन वाला हाफ सेल है इसमें आयरन एलिमेंटल फॉर्म में तो नहीं है, तो इलेक्ट्रोड जो होगी वो प्लेटिनियम की होगी। सही है। कंप्लीट द डायग्राम लेबलिंग द कंपोनेंट्स यू ऐड, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स A to D। सही। तो आपका अगर मैं लेफ्ट वाला हाफ सेल सिल्वर का ले लूं तो हमारे पास क्या कहते हैं। सर मोर पॉजिटिव वाला लेफ्ट साइड पे आएगा ना? हाँ देखो ये कन्वेंशन हमारे पास होती है कि जो हम मोर पॉजिटिव है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं ई नॉट देख के, लेकिन अगर ये ना भी फॉलो करो ना तो वो चल जाता है। अगर ये रिवर्स भी कर दो ना, ये पहले होता था कि लेफ्ट वाला मोर पॉजिटिव रखेंगे और राइट वाला लेस पॉजिटिव, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, इस पेपर में भी नहीं है, बहुत पहले चेंज हो गया। तो अगर आप चेंज भी कर दो ना तो कोई इशू नहीं है, मतलब अगर आप सी को सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लो चलेगा। वो इसके आंसर में ना रिवर्स अलाउ करता है। डी क्या होगा, सिल्वर आइंस होंगे, सिल्वर आइंस, एक्वस सिल्वर आइन। और इसके देखो कंसंट्रेशन वगैरह तो पूछी नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ये काम कर रहा है ना, तो आप चाहो तो लिख दो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसी तरह ए जो होगा वो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और उसमें जो आइंस होंगे वो Fe2 पॉजिटिव आइन भी है एक्वस, और Fe3 पॉजिटिव आइन भी है एक्वस। आगे कह रहा है यूज E0 वैल्यू टू राइट एन इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इफ द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड। अच्छा सर्किट कंप्लीट भी करना था यहाँ पे ना, तो बीच में क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर लगाओगे और सॉल्ट ब्रिज, ये लेबल भी कर देना। सॉल्ट ब्रिज और वोल्ट मीटर का तो वैसे यूनिवर्सल सिंबल होता है, लेकिन फिर भी लेबल कर दिया करो। अब इनकी डाटा बुकलेट से इक्वेशन देखो, रिडक्शन की फॉर्म में लिखी होंगी सारे इक्वेशन तो दोनों। और Fe3 पॉजिटिव आयन गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव आयन। तो इनके ई नॉट देखो डाटा बुकलेट से, और उसके हिसाब से देख लो कि कौन रिड्यूस हो रहा है। सिल्वर का तो +0.8 होता है ना, Fe3 पॉजिटिव आयन का देख लो कितना होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अपना क्या कहते हैं सिल्वर का मोर पॉजिटिव ही होता है। Fe3 पॉजिटिव आयन का 0.8 से बड़ा तो नहीं होगा उसका, सर 0.77। 0 से +0.77। तो रिड्यूस जो होगी वो सिल्वर वाली इक्वेशन होगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक इन्वॉल्व है, तो मतलब जो सिल्वर आइन है वो रिड्यूस होके सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, और Fe2 पॉजिटिव आइन जो है वो ऑक्सीडाइज होके Fe3 पॉजिटिव आइन बना लेगा। कंप्लीट सेल इक्वेशन होपफुली आती है बनाना तुम लोगों को। ई नॉट ऑफ अ सेल भी तुम्हें पता है कैसे निकालना होगा, अगर निकालना हुआ तो जो रिड्यूस्ड हो रहा है मतलब जो मोर पॉजिटिव है माइनस जो लेस पॉजिटिव है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब +0.8 माइनस 0.77। आगे कह रहे हैं another electrochemical cell was set up using 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर आयंस। अब जो है हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जा रहे हैं, मतलब जो नर्स्ट इक्वेशन है ना उसकी तरफ जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ दी स्टैंडर्ड सिल्वर सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सिल्वर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। यूज द नर्स्ट इक्वेशन। ये नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है तुम्हें, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल अभी हमने निकाला है ऊपर 0.8 + 0.7 माइनस 0.77 0.049 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, जो कि नॉन स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन आपको गिवन है। तो बड़ा आसान सा है।
सर ये नर्स इक्वेशन याद करनी पड़ेगी या फिर बुकलेट में होगी देखो गिवन? नर्स्ट इक्वेशन याद करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अक्सर क्वेश्चंस में ना वो नर्स्ट इक्वेशन को दे देता है कि आपने सिर्फ नहीं, वैल्यूज रखनी है, लेकिन उसने अभी सिलेबस में कहीं ऐसा बोला हुआ नहीं है कि भाई नर्स्ट इक्वेशन मैं हमेशा ही दूंगा। सही है। सर मैंने अभी थोड़ी देर आधा घंटा पहले एक क्वेश्चन देखा जिसमें नर्स्ट इक्वेशन नहीं थी और उसने यूज करवाई है। हाँ, क्योंकि बोला नहीं है ना कहीं वो नर्स्ट इक्वेशन है ना, आपको किसी वो नर्स्ट इक्वेशन जो है ना बेसिकली किसी भी एक हाफ सेल के लिए आप यूज करते हो, RT ओवर ZF वाली, ठीक है। और कंसेंट लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी ओवर रिड्यूस्ड स्पीशी, यहाँ पे E नॉट भी आता है, E नॉट प्लस RT ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज, मतलब जो इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है ना डेटा बुकलेट में, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे आइन होगा उसकी कंसंट्रेशन और जो राइट हैंड साइड पे आइन होगा उसकी कंसंट्रेशन। ऑक्सीडाइज स्पीशी क्या होगी जब इक्वेशन राइट टू लेफ्ट जाएगी ना, ऑक्सीडाइज होने के बाद जो बन रहा है, मतलब लेफ्ट साइड पे जो आइन लिखा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन और राइट हैंड साइड पे जो आइन लिखा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन। सही है, तो इसमें इनॉट आपने अभी ये सिल्वर आइन देखो, नर्स्ट इक्वेशन ना पूरे कंप्लीट सेल के लिए नहीं निकालते, सिर्फ एक हाफ सेल के लिए निकालते। तो सिल्वर आइन का हाफ सेल की बात कर रहे हैं तो सिल्वर आइन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल 0.80 आता डेटा बुकलेट से, 0.059 ये लिखा हुआ है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइन। अब देखो आपके पास Ag पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन Ag, तो ये न्यूमरेटर में Ag पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बनता है। डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन होगी नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड पे आइन है ही नहीं ना, सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म में, तो उसकी तो कंसंट्रेशन होती भी नहीं है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.31, बस वैल्यूज पुट करनी है, 2 मार्क्स फ्री के ही समझो इसको। सर मुश्किल तो लिगेंड वाले सवालों में हो रही है ज्यादा। अभी जो कर रहे थे, जी चलो कर सर लेते इसके बाद हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं क्वेश्चन 9 पे, पहले क्वेश्चन 9 देख लेते हैं चलो। क्लास में भी करते हैं ना क्वेश्चन वाला। अच्छा, इसमें कह रहे थे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कीटोकोफिन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजीन थ्रू द फॉलोइंग 5 स्टेप्स। ठीक है जी, बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पे अभी जो चीज आई है ना, बेंजीन के साथ जिस चीज ने अटैच्ड होना है, तो इसके इसका अगर फंक्शनल ग्रुप देखो तो आपका एस्टर लाइक बन रहा है। ये आप किस तरह से कहाँ से लेके आ सकते हो, ये एक ही तरीका है कि आपके पास एसाइल क्लोराइड होना चाहिए। तो ये देख के ना मेरे माइंड में फौरन क्लिक करेगा कि भाई एसाइल क्लोराइड है जो बेंजीन के साथ यहाँ पे अटैच हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई एसाइल क्लोराइड लेते हो तो उसमें जब AlCl3 ऐसा कैटेलिस्ट डालते हो तो आपका क्लोरीन निकलता है और यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है और फिर इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन अटैक करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने साथ रिएक्ट करवा लेता है, ऐड करवा लेता है मतलब। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे ना दूसरी चीज जो अटैच्ड हुई है ना, वो बेसिकली यहाँ से समझ लो, पहले हम ना ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर हम देख लेंगे कि क्या पूछ रहा है। मतलब एसाइल क्लोराइड यहाँ पे होना चाहिए, ये जो चीज है ना तुम्हारे पास, ये जो आ रहा है, सर ये जो कंपाउंड बना हुआ है स्टेप 1 के बाद जो पीछे ये दो जिसमें बेंजीन है, सर हम लोग इसमें CH2Cl CO CH2Cl इस्तेमाल नहीं कर सकते? दोबारा बोलो। सर इसमें CH2Cl और फिर CO फिर CH2 CH2Cl Cl CO CO CH2Cl CH2 Cl। दोनों तरफ से सर वो फ्रेडरलैंड क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दें। तो तुम्हें 2 बेंजीन रिंग की अगर तुम चाह रहे हो तो फिर एक वक्त में नहीं, तो ये दोनों एसाइल क्लोराइड, ये C डबल बॉन्ड O हो गया। तुम पता है तुम ये बोलना चाह रहे हो असल में,
समझ आई? आप ये बोलना चाह रहे जी सर, लेकिन कार्बन नंबर पूरे नहीं हो रहे। ठीक है। हो? यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर कार्बन ज्यादा हो रहा है। मतलब ये जो पूरी चीज आई है ना, ये पूरी चीज रिएक्ट हुई है। इसमें AlCl3 डाला होगा, तो यहाँ पे जब Cl निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा हमारा। तो बेंजीन रिंग इसको अटैक करेगा, एक बिल्कुल प्लेन बेंजीन रिंग होगा और एक बेंजीन रिंग ऐसा है जिसके साथ ऑलरेडी एसाइल लगा हुआ है, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड बना हुआ है ऑलरेडी वो। ठीक है, आगे देखें आगे क्या कह रहा है। सर बेसिकली अच्छा, एक इसके बेंजीन के बाद जो है ना, साथ देखो एक बेंजीन रिंग इस तरह का है और दूसरा जो है ना उसके साथ ऑलरेडी एसाइल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो उसके साथ जब एसाइल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा तो वो इस तरह का आया है। ये दोनों आपस में, मतलब उसके अंदर ये जो है ना, एल्काइलेशन। हाँ एसाइलेशन, एल्काइलेशन नहीं कहेंगे, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन कहेंगे इसको। इसमें जब AlCl3 कैटलिस्ट डालेंगे, हीट करेंगे, तो ये चीज जो है ना वो ये बन जाएगी। तो ये वाला जो बेंजीन रिंग है वो फिर इसको अटैक करेगा और फिर वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, वो वाला रिएक्शन मैकेनिज्म होगा यहाँ पे। ये सही Cl यहाँ पे आके जुड़ा और फिर इसके साथ जो है वो बेंजीन रिंग है, सही। ठीक है, और फिर ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये आपस में तो बेंजीन रिंग ज्वाइन होएगा। अच्छा जी, तो जो इसके बाद स्टेप 2 है उसमें टी बना है। टी में देखो 15 कार्बन हो गए। अभी जो स्टेप 1 के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसमें हमारे पास कितने कार्बन है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5CO देन अगेन C6H5। तो इसमें 6 + 6 12 13 कार्बन थे, 2 कार्बन ऐड हुए। ऑक्सीजन एक ही है और हाइड्रोजन जो है वो 5 + 5 10 थे, 14 हो गए। तो ये कब कैसे पता चलेगा कि टी क्या है, जब आप स्टेप 3 देखोगे ना तो फिर आपको आइडिया होगा कि भाई टी क्या होना चाहिए। मतलब टी कुछ ऐसा बना है जिसमें यहाँ पे ना कुछ अटैच्ड हो गया है, जो हमारे पास स्टेप 2 में जो चीज बनी हुई है ना, तो इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा आया है कि जिसको जब आपने हटाया है तो ये एल्काइल हैलाइड जैसा दिख रहा है मुझे। तो ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे इसको। लेकिन कोई एल्काइल हैलाइड जैसा है, स्टेप 3 में कुछ ऐसा करा है। इससे पहले कुछ इस तरह की चीज होनी चाहिए जिसमें आपके पास देखो इसमें इसके फॉर्मूला में और टी के फॉर्मूला में डिफरेंस कितना है। तो इसमें हमारे पास 12 3 कार्बन का डिफरेंस है, तो 3 कार्बन तो मुझे यहाँ दिख रहा है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और आपका यहाँ से ये अटैच्ड हो गया है ना इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पे भी कुछ एक कार्बन और होगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे गिनूँ ना तो 12 13 14 15, नहीं 2 कार्बन है, सही है। तो ये तो यहाँ पे तो ऐसा था, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन तो उतने ही है, हाइड्रोजन हमारे पास देखो 1 2 3 इसके साथ होंगे, 1 2 3 4। अगर हाइड्रोजन ही सिर्फ देखना है तो हाइड्रोजन देखो पहले हमारे पास थे 5 + 5 10, अब हो गया 14। तो 4 हाइड्रोजन बढ़े। 4 हाइड्रोजन बढ़ने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4। अब ये डबल बॉन्ड लग रहा है, तो मैं स्केलेटल नहीं बना रहा हूँ अभी, लेकिन ये जो है ना डबल बॉन्ड होगा। तभी तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 3 नहीं, हाँ एक हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे। तो ये टोटल 4 हाइड्रोजन हमारे, नहीं डबल बॉन्ड भी नहीं आ रहा भाई। सर 1 इथाइल 2, होगा मेरे ख्याल नॉर्मल। डबल बॉन्ड भी नहीं आ रहा है इसमें। अगर डबल बॉन्ड आ रहा होता, देखो एक हाइड्रोजन तो और कम हुआ है ना, जब यहाँ पे हमारा एक नया कार्बन आके लगा है तो एक हाइड्रोजन तो इसका ये वाला जो है ना बेंजीन का एक हाइड्रोजन कम हो गया होगा। तो 10 और 10 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन और कम हो गया। तो इस पे अगर हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दें तो 10 11 12 11, बल्कि 9 10 11, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे था पहले
वो अब कार्बन की वजह से वो भी नहीं होगा ना। तो 9 10 11 12 13 14 3 हाइड्रोजन और आ रहा है। ये एल्काइल ही आ रहा है पूरा। फिर इसमें ब्रोमीन आके ऐड करवा दिया है। तो ब्रोमीन एल्काइल में ब्रोमीन ऐड कराने का एक ही तरीका हो सकता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्ट्रावायलेट लाइट वाला। क्योंकि ये अल्काइल नहीं है। अगर यहाँ पे क्लोरीन वगैरह होता तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में टी के सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ है स्टेप 3 में। सही है। और फिर स्टेप 4 में पता नहीं क्या हुआ है। स्टेप 5 में देखो तो सब कुछ वैसा ही है। ये Br की जगह देखो कार्बोक्सिलिक आ गया। कार्बोक्सिलिक आया तो एक कार्बन लेकर आया। कार्बन जब इंक्रीज होता है ना तो एक ही रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन को इंक्रीज करा सकता है, वो एडिशन, वो साइनाइड है। तो मतलब ये जो Br है ना, ये Br हटा होगा और इसकी जगह पे साइनाइड लगा होगा। और फिर हुई है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसी एसिड को डाल के हीट करते हैं, HCl को डाल के हीट करेंगे तो क्या होगा, फिर वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप 4 में साइनाइड आके लगा है। साइनाइड कैसे लग सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड डाल दो, ठीक है, इथेनॉलिक हाइड्रोजन साइनाइड डालते हैं हम। और सर फिर KCl डाल सकते हो ना? सोडियम पोटेशियम साइनाइड भी डाल सकते हो। सही। लेकिन पोटेशियम साइनाइड से जो है ना, हाँ डाल सकते हो पोटेशियम साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड तो वैसे हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो पॉइजनस होता है। हम अक्सर में पोटेशियम साइनाइड ही लिख रहे होते हैं। मिटा दूं ये सारा क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन पूछ रहा है। बस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। अगेन रिएक्शंस अगर याद हैं सारे तो तब की बात है ये, वरना तो फिर मुश्किल है। किसने पूछा, किसने था क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। सर मैंने को आपको मैल कुछ क्लियर हुआ? जी सर हो गया। अच्छा, कह रहे हैं सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ T and U and draw them in the boxes above। देखो पहले ही पूछ लिया उसने, मतलब कि आपने जो है वो पहले ही सारा ब्रेनस्टॉर्म करना ही है क्वेश्चन को हर हाल में, और कोई आपके पास चारा ही नहीं है इसका। यहाँ पे आपका एल्काइल लगा है, स्केलेटल फॉर्मूला ही चल रहे हैं ना सारे। और फिर स्टेप 3 में हुआ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। स्टेप 3 के आपने क्या रीजन लिए होंगे, ब्रोमीन गैस ली होगी अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अच्छा, स्टेप 2 में हमने इसमें ये जो ऐड करवाया है बेसिकली ये इस तरह से ऐड कराया होगा, ये CH3 CH2 और इसके साथ लेट्स से क्लोरीन ले लो और AlCl3 एज अ कैटलिस्ट ले लो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा CH3 CH2 बनेगा और ये जाके यहाँ पे अटैच्ड होगा। जो बना है ना ये CH2 CH3, बेसिकली ये चीज है वो। तुमने स्केलेटल फॉर्मूला ही दिखाना है लेकिन। और स्टेप 1 में हमने क्या लिया है, एसाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड लिया है बेसिकली, मतलब C6H5COCl लिया है। और इसकी रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, इसमें भी AlCl3 एज अ कैटलिस्ट लोगे और हीट करोगे, और यहाँ पे भी कैटलिस्ट AlCl3 और हीट करोगे। फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो रूम टेम्परेचर पे होता है ना। क्या कह टेम्परेचर रहे हो? लिखना होगा? टेम्परेचर हीट लिखना ही नहीं, हीट लिखना होगा, टेम्परेचर नहीं। सही। स्टेप 4 में पोटेशियम साइनाइड कह रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड और हीट करते हैं। अच्छा, पोटेशियम साइनाइड जो है ना हम एक्वस नहीं लेते, एक्वस लेते हैं ना तो प्रॉब्लम ये होती है हाइड्रोक्साइड आयन आता है। और हाइड्रोक्साइड आयन तुम्हें पता है कि वो एल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर देता है, इसलिए हम लोग इथेनॉल में लेते हैं उसको।
तो हमारे पास जो यू का प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली यही पूरी चीज होगी, ब्रोमीन नहीं होगा बस। इसकी जगह साइनाइड लग जाएगा। और फिर स्टेप 5 में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं? साइनाइड जो नाइट्राइल्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं? एसिड डालते हैं HCl और हीट करते हैं, तो वो साइनाइड कार्बोक्सिलिक फंक्शन, ये साइनाइड जो है ना ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी AS वाला रिएक्शन है। सजेस्ट रीजन एंड कंडीशन फॉर स्टेप 1 to 5। तो स्टेप ये सारी हमने लिखी ली है ऑलरेडी, 1 की भी लिख ली है। इसमें हमारे पास C6H5COCl है, कैटलिस्ट AlCl3 है और कंडीशन क्या है? हीट है। स्टेप 2 में ये क्लोरोइथेन है CH3CH2Cl, हीट, और कैटलिस्ट क्या है? AlCl3। स्टेप 3 में आपके पास ब्रोमीन गैस है और यूवी लाइट है और रूम टेम्परेचर पे इसमें हीट नहीं लिखते। स्टेप 4 में पोटेशियम साइनाइड है और हीट करते हैं और इथेनॉल में लेते हैं। स्टेप 5 में हाइड्रोलिसिस है, जो हम एसिड के साथ डाल के एसिड और हीट करते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ रिएक्शन 1 and 5। 1 जो है वो हमारा ऑब्वियसली वही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है यहाँ पे। पहले इसका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो ऐड होगा, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन रिंग के साथ हुआ है ना। और 5 जो है वो हाइड्रोलिसिस है, तो लिख ही लिया हमने। स्टेप 2 भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। स्टेप 3 में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुई है। और स्टेप 4 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। न्यूक्लियो CN एज अ न्यूक्लियोफाइल आया है और उसको हटाया है, क्योंकि देखो जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है उस कार्बन के साथ 2 एल्काइल अटैच है डायरेक्टली, तो दिस इज आपका क्या कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में हम SN1 SN2 तो नहीं बता सकते क्या होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल स्टेप 1 से लेके 3 के अलावा बाकी सबके मैं नाम बता सकता हूँ क्या होगा। उसने स्टेप 1 और 5 का पूछा है। स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 5 में हाइड्रोलिसिस। और बताओ कौन सा क्वेश्चन कुमेल फंस रहा था? सर ये NMR वाला है, इसी क्वेश्चन 10 का अगला अगला पार्ट, अगले से अगला पार्ट। ये वाला? जी सर, ये पार्ट C। सर आप मार्च 2022 का पेपर करवाएंगे? करवा देंगे। सही है। 2022 का पेपर आ गया ना, 2022 का पेपर आज ही मिला है मुझे भी। जी जी आ गया। अच्छा, पार्ट C में कह रहा है व्हेन इथेन डायोल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद सिल्वर इथेन डायोड इन इथॉक्सी इथेन at -30 degrees Celsius and oxide of carbon L is formed, the molecule of L has no overall dipole and has a molecular formula C4O6. The carbon 13 NMR spectrum of a solution of L in ethoxyethane is shown. Use a data booklet to state in the boxes below the partial values for the peaks in the spectrum which are due to the carbon atoms in ethoxyethane. Okay, ethoxyethane ether है, तो उसका स्ट्रक्चर तो बड़ा आसान सा है, सिमेट्रिकल है। अगर मैं इन्वायरमेंट पूछूं प्रोटॉन, अच्छा ये कार्बन 13 NMR है, ठीक है, ये प्रोटॉन NMR नहीं है। प्रोटॉन NMR के इन्वायरमेंट भी तुम इसमें देख सकते हो। कार्बन 13 NMR के इन्वायरमेंट आप उसके जाहिर है सिमिलर इन्वायरमेंट आ रहे होंगे, मतलब इन दो कार्बन के इन्वायरमेंट सिमिलर होंगे, इसके सिमिलर होगा। मतलब अगर मैं इसको A कह रहा हूँ तो इसको B और इसको B बोलेंगे। अब डाटा बुकलेट में देखो CH3 के साथ जब CH2 लगा हुआ होता है तो इस कार्बन का एनवायरनमेंट की वैल्यू क्या होती है, जब इसकी आप वैल्यू देखो, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कह रहा है देखने के लिए।
Acetone NMR कार्बन 13 तो CH3 जब हमारा क्या कहते हैं CH2 के साथ होता है। अच्छा sp3 है हमारा जो है ना अभी 4 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पेयर है ना। अगर मैं इस कार्बन को देखूं 4 बॉन्डेड रीजन 0 लोन पेयर मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है तो उसकी जो वैल्यूज रेंज कर रही हैं वो 0 से 50 के बीच में। अब एग्जैक्ट वैल्यू हमें स्पेक्ट्रम से पता चलेगी। 0 से 50 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो इस CH3 की आ रही है। और वो कितनी बन रही है भाई, मतलब ये CH3 की वैल्यू यहाँ लिखनी है तुम्हें। तो ये कितनी बन रही है 0 10 20 30 40 हाँ 10 और 20 के बीच में 15। अच्छा जो दूसरी पीक है ये किस चीज की होगी, पहले मैं दूसरी पीक CH2 को देखूं अगर तो CH2 की आपने वो वाली ढूंढनी है जिसके एक साइड पे CH3 हो और दूसरी साइड पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो। तो मैं समझ आ रही है बात। जी सर। CH2 की ऐसी वैल्यू ढूंढो मतलब जिसके एक साइड पे CH3 और दूसरी साइड पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो। ये हमें यहाँ पे दिख रही है। ये वाली वैल्यू आ रही है ना। ईथर जो है वो नेक्स्ट टू ऑक्सीजन ना और sp3 हाइब्रिडाइज भी हो मतलब 4 बॉन्डेड रीजन हो। तो ईथर की तो एक ही उसने दी हुई है। तो ये वाला कार्बन अगर हम देखें तो इसके यहाँ पे अब एक एल्काइल होगा और एक नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। तो यही बनेगी और कोई हल है नहीं इसका। 50 से 70 के बीच में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो इसकी हो सकती है। और तो कहीं ईथर दिया हुआ नहीं है ना, या दिख रहा है कहीं पे? ये एस्टर है, कार्बोनाइल है, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले हैं ये। और ये अमाइंस है, ये एल्काइल हैलाइड है, ये बेंजीन रिंग हो गया। दिस इज कार्बोक्सिलिक और दिस इज कार्बोनाइल एल्काइन नाइट्राइल। ईथर आपका ये बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन 50 से 70 की जो पीक है वो CH2 की होगी दोनों में। अब दोनों सेम एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं ये। तो ये पीक कितनी बन रही है यहाँ पे 50 60 65 पे बन रही है। 60 70 के बीच में तो 65 तो ये भी 65 होगी और ये 15 होगी। सही है कुमैल मुर्तजा? जी सर। जी सर। Explain what test of carbon 13 NMR spectrum indicates about the structure of L. What rest of the carbon 13 NMR indicates about the structure of L. तो बाकी जो हमारे पास NMR है उसमें तो सिर्फ एक ही पीक है ना। हाँ भाई क्या आंसर लिखोगे इसका? सर पहले वैल्यू से नहीं देखेंगे? क्या वैल्यू से नहीं देखेंगे डेटा बुक लेक्चर? हाँ वैल्यू तो देख ली ना हमने। मतलब L के बारे में क्या बता रहा है कार्बन 13 NMR। तो बाकी का L है जो NMR स्पेक्ट्रम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ L इन इथॉक्सी इथेन। तो ये तो इथॉक्सी इथेन का आ गया ना हमारे पास। L जो है फिर ये भी किसकी होगी, ये फिर L की होगी ना। देखो जो हमने सॉल्यूशन लिया था वो L का था इन इथॉक्सी इथेन। तो ये इथॉक्सी इथेन की दो पीक्स आ गई। इथॉक्सी इथेन में दो ही कार्बन एनवायरनमेंट है और दोनों की मतलब पीक जो आएंगी सेम एनवायरनमेंट, दो दो कार्बन सेम एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं ना। तो टोटल 4 कार्बन के दो दो एनवायरनमेंट है। दो CH3 वाले हो गए जिनको हमने A बोला हुआ है, दो CH2 वाले हो गए जिसको हमने B बोला हुआ है। लेकिन L की तो कोई पीक ही नहीं आई हुई। L की एक आखिर में एक पीक आई हुई है बस। एक पीक का मतलब क्या है कि एक ही कार्बन एनवायरनमेंट होगा ना L में। अब वो जो भी हो वो हम इतनी इंफॉर्मेशन से आगे निकाल नहीं सकते। लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि L जो है वो सिर्फ एक एनवायरनमेंट है, ओनली वन
कार्बन एनवायरनमेंट। ये जो NMR हमने बनाया है वो एल का इनइथॉक्सी इथेन है। सर पहले तो अगर इथॉक्सी इथेन की 2 पीक्स हो गई। हाँ बोलो। अगर वो कायरल होता तब भी उसकी एक ही पीक आती, मतलब कायरल से क्या ताल्लुक हुआ उसका? मतलब उसके अंदर अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते। नहीं, कार्बन कितने हैं और हर कार्बन का इन्वायरमेंट अलग है या नहीं है उससे पीक डिपेंड करती है। अगर लेट से अभी इथॉक्सी चेन में 4 कार्बन है लेकिन पीक्स तो 2 हैं, क्योंकि इन चारों कार्बन में सिर्फ इन्वायरमेंट 2 ही है। क्योंकि जो पहला और आखिरी वाला कार्बन है वो सेम इन्वायरमेंट में, देखो उसके नेबर सेम है उसके। इसी तरह जो CH2 है, पहले वाले CH2 का भी नेबर एक साइड पे CH3 और एक साइड पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, दूसरे वाले CH2 का भी एक साइड पे CH3 एक साइड पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, सिमेट्रिकल है ना। तो जी सर। अगेन इन्वायरमेंट सेम है ना, तो दोनों CH2 के इन्वायरमेंट सेम है तो 4 कार्बन लेकिन इन्वायरमेंट 2 ही है। इसी तरह एल में एक पीक आ रही है, एक पीक आने का मतलब एक ही इन्वायरमेंट होगा, चाहे कार्बन पता नहीं कितने हो उसमें लेकिन इन्वायरमेंट एक है। लेकिन सही। एल का उसने फॉर्मूला भी बताया हुआ था कुछ ऊपर, पूरा क्वेश्चन तो हमने नहीं देखा लेकिन एल के बारे में, एल हैज नो ओवरऑल डायपोल एंड 4 कार्बन है उसमें, मतलब चारों के चारों कार्बन का एक ही इन्वायरमेंट है। तो ऐसा क्या हो सकता है चारों के चारों कार्बन का एक ही इन्वायरमेंट हो? तो वो भी कहीं ना कहीं बनवाएगा आगे, देखते हैं बनेगा कुछ ना कुछ, इतने सारी इंफॉर्मेशन आगे होगी है। आगे कह रहे हैं when pure L is reacted with an excess of methanol, a mixture of 3 compound is formed। ठीक है, M is formed as one of the products when either nitrogen or oxygen is heated with aqueous acid। अच्छा सॉरी, नॉट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, N और O, मतलब N या O को जब आप एक्वस एसिड के साथ हीट करोगे तो M बन जाएगा। अच्छा भाई, तो एक्वस एसिड के साथ जो है ना ब्रेक डाउन होता है, एस्टर टूटता है एक्वस एसिड के साथ। मतलब अगर वो कह रहा है कि आप एन या ओ को हीट करो एक्वस एसिड में तो एम बन जाएगा। तो एन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एस्टर होगा, लेकिन ब्रेक डाउन होने पे एम के 2 पार्ट्स बनने चाहिए थे। अच्छा, एम इज फॉर्म्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, देखना पड़ेगा अगर ये एम वापस टूट के कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है तो मुझे ये आइडिया हो रहा है कि भाई ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन आए हुए हैं। तो एन जो है वो सर्कुलर कुछ बन सकता है। खैर ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। The table gives information of the peaks recorded in the carbon-13 NMR spectra of MnNO। अच्छा, अब यहाँ से चीजें पता चलेंगी। Peaks recorded in the carbon-13 NMR spectrum। M की पीक 162 आई है, N पे जो है N की 3 पीक्स आई हैं, मतलब 3 कार्बन एनवायरनमेंट है इसमें। O की 2 पीक्स आई हैं, मतलब 2 कार्बन एनवायरनमेंट है, और M में सिर्फ 1 कार्बन एनवायरनमेंट है। ठीक है भाई, सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ MnNO। पहले तो मैं M की पीक देख लूं, मुझे ये तो समझ आ रहा है कि N जो है ना वो एस्टर होगा, क्योंकि एसिड में जब, और O भी एस्टर होगा, क्योंकि एसिड के साथ डाल के जब हम हीट करते हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है। देखो एसिड के साथ सिर्फ पानी, सब किसी रिएक्टेंट के साथ सिर्फ एसिड डाल के हीट करना ना, तो 2 ही जगह पे वो काम करता है एसिड। या तो कोई आपके पास एल्कली वगैरह वो रिएक्ट हो रहा हो, वो तो इनऑर्गेनिक का पार्ट हो जाता है, या फिर आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड हो रही हो, नाइट्राइल हो रहा हो, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो अभी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे कहीं साइनाइड तो नहीं है एन और ओ में। और तीसरा काम क्या होता है जब आप किसी एस्टर लिंकेज को ब्रेक कर रहे होते हो। तो हम एम को देखते हैं कि एम बेसिकली बन क्या रहा है। एम की पीक आ रही है केमिकल शिफ्ट 162 पे, 162 पे जो पीक्स हमारे पास पड़ती हैं वो ये पड़ेंगी sp2 हाइब्रिडाइज पे 160 से 185 के बीच में। 162 यहीं पे पड़ेगा और तो कहीं नहीं पड़ेगा बीच में। देखो ये आ रहा है ना कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, तो वो एस्टर से ब्रेक होके वन ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी कार्बोक्सिलिक।
समझ आई ये वाली बात? जी सर। तो M जो है ना वो कार्बोक्सिलिक बन रहा है। अब अगर कार्बोक्सिलिक बन रहा है 2 कार्बन वाला, तो इथेनोइक एसिड बन रहा होगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 ऑक्सीजन होते हैं ना, 4 ऑक्सीजन का क्या मतलब है? एक कार्बोक्सिलिक तो ये लगा दिया, मतलब एक और कार्बोक्सिलिक हो गया, तो फिर डाई कार्बोक्सिलिक। 4 ऑक्सीजन देख के मैं ये कह रहा हूँ। जी सर सर, इस डाई तरह होगा मैं क्योंकि एनवायरनमेंट भी सेम होंगे दोनों के फिर। इन्वायरमेंट भी सेम होंगे दोनों के, और दोनों की फिर एक ही पीक बनेगी, दोनों की मिला के एक पीक बनेगी, क्योंकि एनवायरमेंट भी सेम है। अच्छा, अब ये मुझे कंफर्म हो गया कि N और O जो है फिर वो एस्टर्स होने चाहिए। अब N से आपने ऐसा एस्टर बनाना है। अच्छा, एस्टर भी इस तरह का बनाना है कि आपके पास जब वो ब्रेक हो तो डाई कार्बोक्सिलिक टूट के निकले उसमें से। भाई क्या खतरनाक क्वेश्चन बना दिया। एस्टर भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा, या एक एस्टर लिंकेज और एक ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एग्जिस्ट करता हो उसमें। मतलब अगर मैं कोई ऐसा एस्टर बनाऊं 4 ऑक्सीजन वाला, 3 कार्बन, तो ये हो गए। अगर ये एस्टर लिंकेज अगर हम कर दें, तो ये अगर यहाँ से ब्रेक होता है, और एक कार्बोक्सिलेट पहले से इसमें डाल दो, अगर 3 कार्बन, और उसके साथ फिर लास्ट कार्बन जो मिथेनॉल से आया होगा। मिथेनॉल का कहीं सिखा रहे, हाँ ये है ना, व्हेन L इज रिएक्टेड विद मिथेनॉल। ठीक है, तो MnNO ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो मिथेनॉल यूज हुआ है एस्टर बनाने के लिए, तो ये मिथेनॉल से आया होगा ना, CH3OH, और इस साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो N का जो फॉर्मूला बनेगा 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। हाँ भाई, ये बन रहा है। अब क्या है, इसमें 3 इन्वायरमेंट बन रहे हैं, क्योंकि 3 पीक्स आ रही हैं। अब जो 3 पीक्स हैं, एक 162, देखो 162 वाली पीक तो कार्बोक्सिलिक की है। ठीक है, तो सर इसमें एक तो ऑक्सीजन भी 4 नहीं होंगे? ऑक्सीजन, हाँ ये कार्बोक्सिलिक होगा, एल्डिहाइड नहीं, सॉरी। तो एक तो ये कार्बोक्सिलिक, एक इसकी हो गई पीक। दूसरी पीक एस्टर की आनी चाहिए, ये इन्वायरमेंट अलग है और ये इन्वायरमेंट अलग है। मतलब एक पीक जो है ना आपकी आनी चाहिए ऐसी, जो CH3O के साथ लगी हुई हो, मतलब कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाली, जो हमने ईथर की पीक देखी थी ना, एक उसकी रेंज में आनी चाहिए। एक ऐसी पीक आनी चाहिए जिसमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब एस्टर की रेंज में एक पीक आनी चाहिए, और एक पीक कार्बोक्सिलिक की रेंज में आनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक वाली तो आ रही है 162, 162 हमने अभी ऊपर भी देखा ना M में। तो जो हमारी पीक A होगी ना, वो 162 वाली होगी कार्बोक्सिलिक की। P जो है ना, वो एस्टर की लिंक के एक्स्टर की रेंज में आनी चाहिए, और 53 वाली जो वैल्यू है वो CH3 विद सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन आनी चाहिए। B है 160, 160 आनी चाहिए एस्टर की रेंज में। ये कंफर्म कर लेते हैं। एस्टर्स कहाँ दिए हुए हैं भाई? एस्टर्स तो नहीं दिए हुए इसमें, COOC ये आ रही है, लेकिन ये कार्बोनाइल है, सॉरी नॉट एस्टर। 2 ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन वाला तो ये कार्बोक्सिलिक के साथ ही मर्ज हुआ है यार, 2 ऑक्सीजन वाला। और CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला 50 से 70, 50 से 70 वाली पीक, नाइक 50 से 70, 53 वाली पीक जो होगी ना, वो ईथर वाली उसमें रेंज में आ गई। तो वो इसमें हमारे पास C जो है ना, वो ये है 53 वाली पीक। ये वाली कंफर्म नहीं हो रही है। तो B वाली है ना 160 वाली, तो 160 वाली वो फिर कार्बोक्सिलिक की, और वो मिला के दी हुई है यानी। मतलब अगर ये वाली पीक की बात करें, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो एस्टर अलग से तो दिया हुआ नहीं है कार्बन 13 NMR में।
तो फिर हमें कार्बोक्सिलिक वाली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एस्टर अलग से कहीं दिया हुआ नहीं है, इसमें कार्बोनाइल दिया हुआ है, कार्बोनाइल दिए हुए हैं, कार्बोक्सिल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो सही है, ये 160 इसी की आ रही होगी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो इसमें ना एस्टर भी इसने इंक्लूड कर लिया। अरे हाँ करा हुआ तो है एस्टर इंक्लूड। देखो ये वाला जो है ना, इसमें इसने आर सी 2 ऑक्सीजन और आर, ये एस्टर भी इसमें इंक्लूड हुआ हुआ है। तो 160 वाली भी ये एस्टर की है। समझ आई बात? सर तो इन्होंने दो शिफ्ट रेंजेस मतलब मिलाई हुई हैं। दोबारा पूछो, हमारी आवाज कट गई थी। सर इन्होंने दो शिफ्ट रेंजेस मिलाई हुई हैं या नहीं? हाँ इसमें जो है ना दो रेंजेस जो है ना वो मिली एस्टर की भी मिली हुई है और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी मिली हुई है 160 से। ये वाली जो है इसमें देखो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिला हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक के लिए दी हुई है उसने आर सी ओ एच, दूसरी वाली देखो एस्टर वाले कार्बन के लिए दी हुई है, आगे आर लिखा हुआ है ना। सही है कुमेल? जी सर। चलो एन भी हो गया डिसाइड। अब रह गया ओ। अब ओ भी जो है ना वो एस्टर है, क्योंकि उसने कहा है कि एन और या ओ दोनों को हाइड्रोलिसिस करके एसिड के साथ एम बनाया जा सकता है। ओ भी कुछ इसी तरह का होगा जिसमें आपके पास एक एस्टर लिंकेज आनी है। अच्छा ओ में जो है ना दो पीक्स हैं, 153 वाली 53 वाली पीक तो अभी अभी हमने देखी है कि वो तुम्हारी CH3 की बनती है इसकी, मतलब एस्टर सिंगल बॉन्ड जो लगा हुआ होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है ना कार्बन के साथ, ये वाला। अच्छा 160 वाली पीक एस्टर की होती है। अब इसमें सिर्फ दो पीक्स हैं, मतलब इन्वायरमेंट जो है ना वो सिर्फ दो है, लेकिन कार्बन टोटल 4 है। तो मुझे सिमेट्री बनानी पड़ेगी इसमें। और सिमेट्री बनाने के लिए हम, अगर एस्टर बनाना ही है तो सिमेट्रिकल एस्टर बना के अगर देखें तो इन दो CH3 दो पीक इसकी हो जाएंगी, मतलब जो 53 वाली है ये एक एनवायरनमेंट आ जाएगा और एक ये एस्टर वाला एनवायरनमेंट आ जाएगा जो 160 वाली पीक होगी। कार्बन कितने बन रहे हैं इसमें? कार्बन 3 नहीं, कार्बन 3 है इसमें, नहीं नहीं नहीं, COOC कार्बन का गड़बड़ हो जाएगी, कार्बन 4 नहीं। और फिर हम 4 कार्बन के साथ कैसे दो एस्टर फंक्शन को बुला सकते हैं? यूं करके, यूं करके, ये 4 कार्बन आ रहे हैं ना, CH3 इसमें से जो 53 वाली पीक होंगी वो एनवायरनमेंट ए जिसको हम कह रहे हैं ना, तो ये कार्बन और पहला वाला और आखिरी वाला और दो एस्टर के एनवायरनमेंट सेम हो जाएंगे, ये बन रहा है। इसमें देखो 4 कार्बन, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 4, तो ओ ये बनेगा। अब इस समझ आई बात? अरे अल्लाह ये रहम सवाल करे, के दुश्मनी निकालने के लिए बनाया था इसने, क्या किया? यही कह रहा हूँ, अल्लाह रहम करे, क्या कर रहा है इसमें। सर ऐसे सवाल नॉर्मली आते हैं या नहीं? इतने मुश्किल नहीं आते यार, एक्सेप्शनल डाला हुआ है इसमें। एक सवाल तो बहुत टेढ़ा डालता ही है वो, पेपर का थ्रेशोल्ड इस क्वेश्चन की वजह से इतनी कहाँ जाके गिरा होगा। हालांकि जो 3-4 क्वेश्चन हमने करे हैं वो कितने सिंपल थे तो। Suggest the structure for L that fits all the data given in CND। या अल्लाह है, अभी L का स्ट्रक्चर ही बताना है, M N N O
और ये एल है भी अजीब सा, जिसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, 4 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है। सर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। साइक्लिक ही बन सकता है, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है 4 कार्बन की 6 ऑक्सीजन कहाँ से लगाओगे। और मिथेनॉल जो है वो आके एस्टर भी बना रहा है, MnNO। M जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, N जो है वो एस्टर है, O एस्टर है। मतलब ये ब्रेक होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें से एक कार्बोक्सिलिक निकलेगा और 2 एस्टर निकलेंगे। अच्छा, जो एस्टर निकल रहे हैं, अच्छा ये आइसोमर्स भी तो बन सकते हैं ना, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो मतलब डिफरेंट तरीकों से प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे इसके, मतलब प्रोडक्ट आपके एक साथ सारे नहीं बन सकते, क्योंकि सिर्फ 4 ही कार्बन है ना, तो ये तीनों प्रोडक्ट एक साथ नहीं बन सकते, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। तो अगर M बन रहा है डाई कार्बोक्सिलिक और N बन रहा है एस्टर और O बन रहा है एस्टर। अच्छा, N जो हमारा एस्टर था उसमें मतलब L में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप तो होगा, तभी तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बना रहा है ना। नहीं, बल्कि नहीं। अरे भाई क्या कर दिया इसने। M is formed as one of the product by the N or N is heated with X। अच्छा नहीं, ये तो M is formed when as one of the product when either N or O is heated with aqueous acid। जाती है यार। अगर साइक्लिक बनाते भी हो तो 4 कार्बन का साइक्लिक बनाओगे तो 6 ऑक्सीजन कहाँ लगाओगे, मतलब ये तो नहीं बन सकता। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन क्या बनाऊं, CO कीटोन भी बना दूं तो 6 ऑक्सीजन नहीं आ सकते। अगर हर कार्बन के बीच में ये लगा दें, कार्ब एस्टर बना दें। सवाल ये है कि मिथेनॉल के साथ ये रिएक्ट क्यों हो रहा है एस्टर। एल के बारे में क्या लिखा हुआ था मैंने कुछ, अच्छा एल की पीक भी तो दी हुई है, मिस कर रहे हैं ना। एल की पीक दी हुई है 160 पे, तो 160 पे क्या रेंजेस हैं, 160 पे कार्बोक्सिलिक और एस्टर है, तो एल में कार्बोक्सिलिक या एस्टर ही है, एल की पीक भी दी हुई है ना। अच्छा ये भी एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, एल हैज नो ओवरऑल डायपोल। ओके, व्हेन इथेन डायोल क्लोराइड। अच्छा ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इसके बारे में, हम मिस करते जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत सारा एल के बारे में तो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाएंगे। व्हेन इथेन डायोल क्लोराइड, इथेन डायोल क्लोराइड का मतलब है कि इधर Cl होगा और इधर Cl होगा, ये बना हुआ भी इथेन डायोल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद सिल्वर इथेन डायोड। तो सिल्वर इथेन डायोड है, इसमें तुम्हारे पास सिल्वर और क्लोराइड बन के निकल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। अच्छा ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, हम मिस कर रहे थे चीजें। CO2 और ये कंपाउंड है पूरा भाई, ये रिएक्ट हुआ है, तो रिएक्ट होने पे ऑक्साइड ऑफ कार्बन L बना है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जिसका कोई डायपोल नहीं हो, C4H6। मतलब सिल्वर क्लोराइड यहाँ से भी निकलेगा और क्लोराइड सिल्वर यहाँ से भी निकलेगा। तो जब ये रिएक्ट होके
सिल्वर क्लोराइड निकलेगा तो एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा, ये वाली पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा। ये साइक्लिक इस तरह से बन रहा है। तो उस ऑक्सीजन के साथ एक और कार्बोक्सिलिक, फिर एक और है, फिर एक और ऑक्सीजन है, और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो किस कार्बन के साथ आके जुड़ेगा? पहले वाले कार्बन के साथ, यानी कि यू नहीं, एक कार्बन यार, एक मिनट रुको। इसने हमें क्या दिया हुआ है? इथेन डायोइल क्लोराइड, जो कि डायसाइल क्लोराइड है इन शॉर्ट, और इसके साथ रिएक्शन करवा रहा है इस चीज का। इसमें यहाँ पे सिल्वर लगा हुआ होगा, COO, फिर यहाँ पे सी, अगर ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला। ये जो हमारे पास चीज बनेगी, जो ऑक्सीजन, फिर ये वाला जो ऑक्सीजन है ब्लू वाला, इधर एक कार्बन, फिर इधर एक कार्बन, और फिर इसके साथ एक ऑक्सीजन। ओह, तो ये हुए 4 कार्बन। हाइड्रोजन तो कोई नहीं आ रहा है इसमें। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, ये बन रहा है भाई एल। इसमें सारे एस्टर हैं, तो 160 वाली पीक समझ आ रही है। सर इससे मुश्किल कुछ आ सकता है या नहीं? आ सकते नहीं, देखो एल तो हम ना ऊपर वाली पूरी इंफॉर्मेशन ही छोड़ देते ना। एल समझते, कभी भी नहीं बना पाते हम एल इस तरह से। जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो तो ऊपर दी हुई थी एल की। मतलब इन शॉर्ट सबसे पहले हम एल ही बना सकते थे, हमें बनाना ही सबसे पहले एल चाहिए था, क्योंकि वो बहुत सिंपल सा था। उसने तो लिखा हुआ है इथेन डायल क्लोराइड, ये वाली चीज, और जो सिल्वर का इसने इथेन डायोड, सिल्वर इथेन डायोड दिया हुआ है। तो असाइल क्लोराइड और आपका कार्बोक्सिलेट आइन वो एस्टर बनाता है, ठीक है। जैसे एसिड और असाइल क्लोराइड एस्टर बनाता है ना, इसी तरह वो कार्बोक्सिलेट आइन ही तो है, उसने बस हाइड्रोजन की जगह सिल्वर आइन लगा हुआ है। तो ये तो एस्टर बनना था साइक्लिक। सर और ये जे में एस्टरिफिकेशन होगी ना? क्या चीज? ये जे में एस्टरिफिकेशन होगी ना, अल्कोहल और असाइल क्लोराइड। जे में मतलब? तो ये जो पार्ट B2 है इसका तो जे। हाँ, ये एस्टेरिफिकेशन है, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, इसमें जो है तुम्हारा COO CH3, और इधर एक C++O CH3। असल में क्वेश्चन हमने स्टार्ट से नहीं किया ना, स्टार्ट से करते तो वो इसी तरह की चीजें करवा रहा है घुमा फिरा के। चलो खैर, और कोई क्वेश्चन कुमेल तो फंसा हो इस पेपर में? सर बस यही था। चलो ठीक है, बाकी बाद में करते हैं। मुझे तुमने क्वेश्चन भेजे हुए ना? जी से भेजे हुए। चलो कल करते हैं यार, अब थक गए, क्वेश्चन ने थका दिया अभी। ठीक है सर, कोई मसला नहीं। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।